नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आज का एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। और ये बहुत कॉमन टॉपिक है वैसे, बट इसमें ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लीव कर देते हैं, जो हमने नहीं पढ़े हैं और उस तरीके से नहीं समझे जिस तरीके से हमें समझना चाहिए, और ना ही हमें समझाए गए हैं। बट यहाँ पे आप आए हो तो वो सारी चीज़ें हम लर्न करेंगे, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे जो इससे रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। हमारे पास तीन तरह की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, और कॉन्ट्रैक्शंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस हमें सुनने को मिलती है: आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शंस। देखो, जिसमें से आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं ये डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी कि यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिलती है, कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ तो इसमें मुझे चेंज देखने को मिल रहा है, मेरा मसल शॉर्टन हो रहा है, एक मसल मेरा लेंथन हो रहा है। बेसिकली मेरा मसल जो है वो तीन फेजेस पे ट्रेवल करता है। अगर मैं इसको मूवमेंट बेस्ड एक्सरसाइज में या मूवमेंट कर रहा हूँ कोई भी तरह की, तो मेरा मसल बेसिकली तीन फेजेस पे काम कर रहा होता है। एक शॉर्टन फेज में वो जाता है, एक शॉर्टन फेज में वो ट्रेवल करता है, एक वो लेंथन फेज में ट्रेवल करता है, और एक वो करता है ऑप्टिमल फेज में ट्रेवल। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो, ये हमारा हो गया शॉर्टन फेज, ये हमारा हो गया लेंथन फेज, और ये हमारा हो गया ऑप्टिमल फेज। तीन फेजेस में फिर से देखते हैं। लेंथन फेज, यहाँ पे बाइसेप ब्राचियाई, ये मेरा बाइसेप मसल है, बाइसेप ब्राचियाई मेरा यहाँ पे लेंथन फेज में है। अब ये ऑप्टिमल फेज में है, और अब ये शॉर्टन फेज में है, जब मसल मेरा फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये तीन फेजेस पे देखा आपने ट्रेवल कर रहा है। और कोई भी तरह की डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शंस में यही होता है, कोई भी तरह की आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस में ये तीन फेजेस पे ही ट्रेवल करता है। अब इन तीन फेजेस में हालांकि क्या क्या, अब ऐसे बहुत कुछ होता है। अगर केमिकली देखें हम तो बहुत कुछ यहाँ पे होता है, केमिकल चेंजेस देखें, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखें तो बहुत कुछ होता है यहाँ पे। एसिटाइल कोलिन जो आपका केमिकल है उसका ट्रेवल करना, फिर नीचे आपका डीपोलराइजेशन होना, पोस्टसाइनेटिक मेम्ब्रेन में आपका सोडियम चैनल्स का काम करना, बहुत कुछ है यहाँ पे। कैल्शियम आयंस जो है वो आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, एसआर से, एंड देन जाकर के आपका ट्रोपोनिन से बाइंड करते हैं। तो बहुत कुछ होता है, वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी के लिए हमें ये समझना है कि मूवमेंट बेस्ड कॉन्ट्रैक्शंस में कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और इम्पॉर्टेंटली हमें समझनी है। ठीक है, तो अभी के लिए हमने ये समझा कि यहाँ पे आपकी मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, और इसमें ये डायनेमिक है। नेक्स्ट वाली जो कॉन्ट्रैक्शन होती है यानी कि आइसोमेट्रिक, ये होती है, आइसो मीन्स सेम, मेट्रिक मीन्स लेंथ, है ना। तो सेम लेंथ मूवमेंट है, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिखेगा। ये स्टैटिक मोशन के साथ एक्सरसाइज होती है, इसमें कोई भी तरह का आपको मूवमेंट में डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जहाँ पर आप हो आपका, जैसे मान लो ये मूवमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शोल्डर फ्लेक्शन। अब मैं शोल्डर फ्लेक्शन कर रहा हूँ तो मान लो मैंने यहाँ पे होल्ड कर लिया, मैंने होल्ड कर लिया, तो ये स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन है। ये क्या है, ये जो होल्ड है ये स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन है। स्टिल यहाँ पे भी फटीग एक्यूमुलेट होगी, थकावट तो यहाँ पर भी होने वाली, क्योंकि मसल तो अंडर टेंशन है ना। ये आपका रेजिस्टेंस है, मान लो ये आपने लोड लिफ्ट किया हुआ है, ये क्या है, लोड है। अब ये लोड क्या है आपका, इसका इन्फ्लुएंस कहाँ को है, किस तरफ को ट्रेवल करेगा। अगर मैं छोड़ दूंगा सीधा नीचे जाएगा, मतलब इसका जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है, ये देखो, ये आपका डंबल है मान लो, या ये वेट है, ये वेट नीचे की तरफ को ट्रेवल करेगा ना, क्योंकि इसमें एक मास है, ठीक है ना। और ये ग्रेविटेशन पुल की वजह से किस तरफ को ट्रेवल करने वाला है, वर्टिकली ट्रेवल करने वाला है। इट मीन्स जो मास है, जो ऑब्जेक्ट है, वो किस लेवल पे जाएगा, वर्टिकली जाएगा। उसका जो मूवमेंट होगा वो कहाँ पे होगा, वर्टिकल होगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस होगी, जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल वर्टिकल ट्रेवल करने वाली है, वर्टिकल, ठीक है ना, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फोर्सेस का इन्फ्लुएंस है, बट वो बहुत लिमिटेड है। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फोर्स यहाँ पे जो है वो वर्टिकली जा रही है, इसलिए बिल्कुल ग्रेविटेशन पुल है, इसलिए बिल्कुल सीधा नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी के लिए बेसिक ये हम समझते हैं। अब जो मेन टॉपिक है उसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपकी फटीग तो एक्यूमुलेट हो रही है, थकावट आपको फील हो रही है, बट आपके मसल में विजिबली कोई चेंज नहीं है, बट फिर भी वो टेंशन के अंदर है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये अभी के लिए तो बहुत बेसिक है, बट जब हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएंगे, आगे नई चीज़ें समझेंगे, तो वहाँ पे क्लियरिटी आएगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है इन सारी चीज़ों का, ठीक है। तो ये हुआ आइसोटोनिक, जो कि क्या था, डायनेमिक था, ठीक है।
उसके बाद आपका आइसोमेट्रिक, जो कि क्या है, स्टैटिक है, स्टैटिक। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं आइसोकाइनेटिक में। आइसो मीन्स होता है सेम, आइसो का मीन्स अगेन सेम, और काइनेटिक का मतलब क्या है, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। ठीक है, वो एक्सरसाइज या वो मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटी जिसके अंदर आपका मोशन सिमिलर होता है। आइसो मीन्स सेम है। ठीक है, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, आइसो मीन्स है सेम, सेम, और काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। तो ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर आपका मोशन सिमिलर होता है उसको हम आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं। ये 3 तरह की मूवमेंट हमने समझ ली। अब हम समझते हैं कि आइसोटोनिक के अंदर कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक फेस का क्या रोल है, या किस फेस को हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में इसेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक फेस कह देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो ये देखो, ये आपका क्या है, यहाँ पे मसल आपका लेंथन फेज में ट्रेवल कर रहा है। आप देख पा रहे हैं आपका जो बाइसेप ब्राचियाई है वो लेंथन फेज में, ये आपका इंसर्शन पॉइंट है। इंसर्शन पॉइंट माने जहाँ पे आपका मसल इंसर्ट हुआ है, जहाँ पे आपका मसल जुड़ा है। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट आपके बाइसेप ब्राचियाई का, क्योंकि अभी हम बाइसेप का एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो आपको मैं ओरिजिन इंसर्शन का भी थोड़ा क्लियर कर दूं। इसका जो ओरिजिन होता है बाइसेप ब्राचियाई का, इसका ओरिजिन एक तो सुप्राग्लेनॉइड से शुरू होता है, सुप्रा ग्लेनॉइड। ठीक है ना, 2 हेडेड मसल है, 2 हेड होते हैं यहाँ पे, और एक होता है आपके कोरोकोइड से शुरू, कोरोकोइड। अब इसका जो ये तो ओरिजिन पॉइंट हो गया, मतलब जहाँ से मसल शुरू हो रहा है। इंसर्शन मतलब जहाँ पे मसल जुड़ रहा है। इंसर्शन कहाँ पे होता है, इसका ये मसल आता है, आगे इंटीरियरली ट्रैवल करता है और आके रेडियल ट्यूबर्सिटी पे जुड़ जाता है, मतलब रेडियस बोन पे जुड़ जाता है, ये मान लो आप। अब देखो, जब आपका इंसर्शन पॉइंट जहाँ पे मसल जुड़ा है ये अवे जा रहा है, दूर जा रहा है अपने ओरिजिन पॉइंट से, इट मीन्स यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। तो जब आपका ये सेम फिनोमेनन किसी भी मसल में अप्लाई होता है, जब आपका मसल लिंदन फेज में जा रहा है तो उस फेज को हम बोलते हैं इसेंट्रिक फेज। ये याद रखना, इसेंट्रिक फेज बोलेंगे। और ये इसेंट्रिक फेज किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं ये वाला मूवमेंट। ये तो इसेंट्रिक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट। कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट क्या होता है, जब आपका मसल शॉर्टन फेज में आता है, मसल शॉर्टन फेज में आता है। ठीक है, देखते हैं एक बार सेम पिक्चर। आपका इंसर्शन पॉइंट रेडियल ट्यूबर्सिटी, ओरिजिन पॉइंट सुप्राग्लेनॉइड या कोरोकोइड। अब जब मैं इसको पास लेके आ रहा हूँ, यानी कि ये मूवमेंट जब हो रहा है, जिसको बोलते हैं एल्बो फ्लेक्शन, ये पास आ रहा है, इट मीन्स आपका इंसर्शन पॉइंट आपके ओरिजिन के क्लोज आ रहा है, तो आपका मसल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक फेज या कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो सिंपल करते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। ये मान लो मसल जब शॉर्टन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको हम कॉन्सेंट्रिक कह देंगे, और जब मसल लेंथन फेज में जा रहा है, जब मसल स्ट्रेच पोजीशन में है, तो उसको हम इसेंट्रिक फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कह देंगे। और ये दोनों आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर ही आती हैं मूवमेंट। क्लियर होगी बात। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं किसी एक्सरसाइज के अंदर। जैसे मान लो हम कर रहे हैं स्क्वाट्स। ठीक है, अब ये हुआ हमारा स्क्वाटिंग फेज। ठीक है, नीचे की तरफ हो गए हुए हम। अब यहाँ पे जनरली अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा फेज में हम गए हुए हैं मूवमेंट के अंदर, है तो आइसोटोनिक, क्योंकि हम मूवमेंट कर रहे हैं, स्क्वाट्स में मूवमेंट करते हैं ना। हालांकि वॉल स्क्वाट्स भी होती हैं, वो आपकी आइसोमेट्रिक के अंदर आ जाएंगी। बट इसी एक्सरसाइज में जब हम कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, मूवमेंट बेस्ड स्क्वाट्स कर रहे हैं, तो अगर हम नीचे वाले फेज में जा रहे हैं तो आप एक चीज देखोगे, ध्यान से देखना आप, कि हम ये इसेंट्रिक फेज में जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इसेंट्रिक फेज नहीं है, कॉन्सेंट्रिक है, बट ये इसेंट्रिक फेज है ना। जब मूवमेंट मैं समझेंगे बॉडी मूवमेंट तब समझाऊंगा कि आपका हिप फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन, वो सारी चीज़ें कौन सी हो रही हैं इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए देखो ये कॉन्सेंट्रिक फेज कैसे है।
अब प्राइमरीली हम स्क्वाड्स जो ट्रेन करते हैं वो अपने क्वाड्रिसेप्स के लिए करते हैं। क्वाड्रिसेप कंसिस्ट ऑफ 4 मसल्स, आपको पता है, वेस्टिस मीडियालिस, लेटरालिस, आपका रेक्टस फेमोरिस एंड रेक्टस इंटरमीडियस, ठीक है ना, जो कि आपका हिप फ्लेक्शन मेनली नी एक्सटेंशन में मदद करती हैं, ठीक है। तो अब ये मसल को ध्यान, ये मसल का नाम मैंने इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे कि किस ये वाले एग्जाम्पल से आप याद रख सको चीज़ों को। अब ध्यान से समझना, आपका जो क्वाड्रिसेप है इसमें से सबसे पहले तो जो रेक्टस फेमोरिस है वो पैल्विक रीजन से ओरिजिनेट होकर आपके पटेला टेंडन पे आके जुड़ जाता है, यानी यहाँ पे जुड़ जाता है आके। तो जब एक चीज़ मेक श्योर करो आप कि आपका मसल यहाँ से शुरू होकर के आपके यहाँ तक आ रहा है, यहाँ ट्रेवल कर रहा है वो, ठीक है। जब हम ये देखो ये मसल है मान लो, अब जब हम बिल्कुल नीचे मतलब इस पोजीशन पे आ जाएंगे, ये कौन सी पोजीशन आपका, यहाँ पे हिप फ्लेक्शन हो गया है और यहाँ पे आपका नी का भी फ्लेक्शन हो गया। जब ये दोनों तरफ से देखो, आपका हिप का फ्लेक्शन भी हो गया और नी का फ्लेक्शन भी हो गया, जब ये दोनों तरफ से फ्लेक्शन मेंटेन हो रहा है, जब दोनों तरफ से फ्लेक्शन हो गया है, इट मीन्स आपका मसल हो रहा है स्ट्रेच्ड। आप मेक श्योर करो ना, ये चीज़ ध्यान में रखो आप कि आपका मसल शुरू कहाँ से हुआ। अगर मैं वेस्टस मीडियालिस, लेटरालिस और फीमोरिस की बात करूं, रेक्टस फीमोरिस की बात करूं, रेक्टस फीमोरिस का ओरिजिन पैल्विक रीजन से होता है, बाकी दोनों का, बाकी 3 मसल का जो होता है वो फीमर से ही होता है। तो फीमर से गए हुए हैं आपके लोअर बॉडी तक, मेनली आप मान लो पटेला टेंडन तक। अब जब हम बैठ रहे हैं तो इस पोजीशन पे तो मसल आपका स्ट्रेच हो रहा है ना, इस पोजीशन पे तो आपका जो क्वाड्रिसेप मसल है वो स्ट्रेच पोजीशन में आ रहा है। और हमने अभी बोला था ना कि स्ट्रेच पोजीशन पे जब जाएंगे तो वो इसेंट्रिक फेज होगा, समझे अब। तो इसलिए जब स्क्वाटिंग हम कर रहे हैं तो हम इसेंट्रिक फेज में हैं, और जब हम सीधा ऊपर की तरफ को आ जाएंगे यानी कि इसेंट्रिक से ऊपर की तरफ को आएंगे, वो होगा हमारा कॉन्सेंट्रिक फेज। यानी कि जब हमारे नी बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, जब हम खड़े हो जाएंगे एकदम से और नी हमारा एक्सटेंडेड पोजीशन पे चला जाएगा, तो वो होगा हमारा कॉन्सेंट्रिक फेज ऑफ स्क्वाट्स। तो इसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस के अंदर हम कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक फेजेस में काम करते हैं, खास करके आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर, ठीक है। चलिए इतना हमारा क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी नेक्स्ट हम मान के चलते हैं कि हम लैट पुल डाउन कर रहे हैं, लैट पुल डाउन एक्सरसाइज। चलो लैट पुल डाउन एक्सरसाइज रहने देते हैं, कोई और बेसिक एक्सरसाइज लेके चलते हैं। मान लो हम कर रहे हैं ये एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, एल्बो एक्सटेंशन कर रहे हैं, ये वाला मूव। जब एल्बो एक्सटेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा मसल जो ट्राइसेप्स है वो मेन मूवर है और ये कॉन्ट्रैक्टेड फेज पे है, तो इसलिए हम इसको इस फेज को क्या बोल देंगे, इस फेज को हम बोल देंगे कॉन्सेंट्रिक फेज ऑफ ट्राइसेप्स। एंड ये वाला जो फेज होगा, इस फेज पे आपका जो ट्राइसेप वो लेंथन फेज में है, ठीक है। तो इस फेज को हम क्या बोल देंगे, लेंथन फेज वाले को इसेंट्रिक फेज बोल देंगे, ठीक है। बहुत बेसिक तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट मूवमेंट पे। चलो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यार इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्या होता है इन एक्सरसाइज से अचीव। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, खास करके आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज में हमें ये फ़ायदा मिलता है, अगर हम बायोमैकेनिकली देख रहे हैं तो कोई भी तरह की गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर ना ज़्यादातर जो है हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर ही होते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट रेंजेस में काम करना होता है और जहाँ पे हमारा मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और अलग अलग फेजेस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर हम थोड़ा इसको फील्ड ऑफ ट्रेनिंग से भी रिलेट करके चलें तो लाइक मान लो एक बंदा है, ठीक है जी, इसके ये पड़ी है बॉल, ठीक है, ये पड़ी है इसकी फुटबॉल और ये है इसके पाँव। ये भैया आया इसके पास भागता 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 और इसने क्या किया, एक पाँव को मतलब अपने किकिंग लेग को ऐसे पीछे लेके गया है, बिल्कुल ऐसे, जिसको हम बोलते हैं विड्रॉल फेज, पीछे लेके गया। और दूसरा काम था इसने प्लेसमेंट ऑफ नॉन किकिंग फुट, जो दूसरा नॉन किकिंग फुट था वहाँ पे इसने प्लेस किया और भैया बिल्कुल से किक मार दिया।
तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि आपका सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट फेज ऑफ मूवमेंट क्या हुआ, आप जब बॉल के पास गए तो एक पाँव को आपने ऐसे पीछे की तरफ को खींचा, क्योंकि यही आपका किकिंग लेग है ना, तो पीछे की तरफ को आपने खींचा तो यहाँ पे क्या हुआ, नी का फ्लेक्शन हो गया। और जब आपने ये बॉल है मान लो, जब आप आगे की तरफ आए, जब आपने फोर्स प्रोडक्शन करी और यहाँ पे फिर क्या हुआ, नी का एक्सटेंशन हुआ। तो आपने देखा यहाँ पे मेन ये चीज छोड़ दो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिंपल ये चीज देखो कि आपका बेसिक से किकिंग मोमेंट के अंदर भी मसल कॉन्सेंट्रिक फेस में भी गया और लेंथन फेस में भी गया, यानी कि इसेंट्रिक फेस में भी गया। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है या जो हमारी मूवमेंट एक्सरसाइजेज आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं उसमें मेनली हमारा जो मसल होता है वो इन दोनों कॉन्ट्रैक्शन में जाता है। और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस ही मेन जो कॉन्ट्रैक्शंस हमें देखने को मिलती है ज़्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज़ के अंदर, और इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें इस तरह की एक्सरसाइजेस की, तो इन एक्सरसाइजेस में एक तो हमारे पास क्या फ़ायदे होते हैं कि हम अपने मसल को डिफरेंट रेंज में ट्रेन कर सकते हैं, डिफरेंट रेंज में ट्रेन कर सकते हैं और फुल ROM एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। और सेकंड बात यह है कि अगर हम स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी, हालांकि हाइपरट्रॉफी भी 3 टाइप्स की होती है, आगे बताऊंगा, सार्कोप्लाज्मिक, ट्रांजिएंट, मायोफिब्रिलर हाइपरट्रॉफी, बहुत तरह की हाइपरट्रॉफी होती हैं, वो आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अब इस चीज़ को अगर हमें अचीव करना है तो ये हमारे लिए बेस्ट मानी गई है। क्यों बेस्ट मानी गई है, क्या रीज़न है कि हमारी आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज जो हैं ये इनको सही माना गया है, अच्छा माना गया है स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइजेस के अंदर, अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो भी और अगर आपको हाइपरट्रॉफी गेन करनी है तो भी। वो इसलिए ज़्यादा बेटर इसको माना गया है क्योंकि जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि ये मूवमेंट बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर आती हैं, मूवमेंट बेस्ड ट्रेनिंग। अब मान लो कोई भी तरह की आप स्ट्रेंथ बेस्ड मूवमेंट करते हो, आपको स्ट्रेंथ गेन करना है, फॉर एग्जांपल आपको अपनी बेंच प्रेस ही बढ़ानी है एग्जांपल के तौर पे, तो बेंच प्रेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर वेट को लिफ्ट करना होता है एक स्पेसिफिक मूवमेंट के अंदर, जनरली पुशिंग मूवमेंट के अंदर। तो वो आप तभी अचीव कर पाओगे ना जब आप आइसोटोनिक मूवमेंट करोगे, शॉर्टन या लेंथन फेज में जाओगे, और वो तभी अचीव हो पाएगा जब आप आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या होती है कि हम आइसोटोनिक के अंदर एक मूवमेंट गेन करके आते हैं और जिसकी वजह से आपका फोर्स प्रोडक्शन जो होता है, आपका मसल जो होता है वो मैक्सिमम मसल फोर्स प्रोडक्शन एबिलिटी के अंदर होता है, इसलिए हम ज़्यादा हेवी एक्टिविटी और ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने मसल से। इसीलिए ये आपके स्ट्रेंथ के लिए भी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। और अगर हम हाइपरट्रॉफी के सेंस के अंदर बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छी है ये। रीज़न क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा मस्कुलर डैमेज प्रोवाइड कर सकते हैं अपने मसल को, और यहाँ पे हम ज़्यादा न्यूरल फटीग भी इवन अचीव करते हैं, बट वो तो चलो दूसरी बात हो जाएगी, काफ़ी हद तक रिलेट करती है। पर मेनली यहाँ पे होगा क्या कि आपकी मसल्स को हम ज़्यादा डैमेज दे पाएंगे, क्योंकि जब हम फुल ROM एक्सरसाइजेस करते हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, तो हमारा मसल सिर्फ शॉर्टन फेज पे ही एक्टिव नहीं होता। शॉर्टन फेज पे तो आपका मसल जो है वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये वेट है, ठीक है, मैंने बारबेल लिया हुआ हाथ में, अब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, शोल्डर फ्लेक्शन अचीव हो रहा है, शोल्डर फ्लेक्शन अचीव हो गया। अब ये लोड जो है ये कैसे एक्ट कर रहा है, ये जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है, जो लाइन ऑफ लोड है, वेट है, वो बिल्कुल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल नीचे की तरफ को आना चाह रहा है। लाइन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, वर्टिकल है, और मैं इसके ऑपोजिट काम कर रहा हूँ। जब मैं इसके ऑपोजिट काम कर रहा हूँ इट मीन्स क्या हुआ कि आपका जो लोड है, ये मान लो बारबेल है या डंबल है, ये नीचे की तरफ आना चाहता है और मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, बहुत लेमन टर्म्स में, ठीक है। डंबल नीचे की तरफ आना चाह रहा है, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस ही है ग्रेविटी की वजह से, और मान लो ये 20 किलो है लोड। अब इसको मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जा रहा हूँ इस लोड को, तो मेरा मसल जो है मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है इसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए अब याद रखना, ये ध्यान रखना कि मसल सिर्फ अपने शॉर्टन फेज पे काम नहीं कर रहा है, ये आपका मसल का शॉर्टन फेज है, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक फेज हुआ, पर जब मैं नीचे आ रहा हूँ तब भी तो ये लोड मेरे ऊपर ही है ना, और इसको मुझे कंट्रोल्ड वे में लेके आना है। तो मैं कंट्रोल कैसे लेके आऊंगा, जब मैं अगेन जो इसेंट्रिक फेज में भी मैं एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट कर रहा हूँ, तो मसल मेरा जो मसल फाइबर है वो लॉन्गिट्यूडनली भी ट्रेन हो रहा है,
इट मीन्स कि वो दोनों फेजेस पे ट्रेन हो रहा है, कॉन्सेंट्रिक फेज पे भी और इसेंट्रिक फेज पे भी। और स्टडीज ये कहती है कि अगर आप अपने मसल को इसेंट्रिकली ट्रेन करते हो तो आपकी मसल ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसेंट्रिकली मतलब जब आप लेन फेज में हो, जब आपका मसल लेन फेज में है, अगर वहां पर भी आप अपने मसल को ट्रेन कर रहे हो, वो भी ऑब्वियसली आप करोगे ही क्योंकि आप मूवमेंट बेस्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, तो इसेंट्रिकली भी आप आओगे ही नीचे की तरफ को, तो वहां पे भी आप अपने लोड के अगेंस्ट काम कर रहे हो और आपका मसल स्टिल ट्रेन हो रहा है लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, तो दोनों फेजेस पे ट्रेन होता है, चाहे शॉर्टन हो चाहे लेंथन हो। इसीलिए जो मूवमेंट बेस्ड ट्रेनिंग होती है वहां पे हमें हाइपरट्रॉफी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और हमें स्ट्रेंथ गेन करने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उनकी डेंसिटी भी इंप्रूव होती है। लेटर ऑन हाइपरट्रॉफी में समझाऊंगा वो। तो ये इसके फायदे हो गए। ठीक है, अब चलते हैं भैया आगे और समझते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस को। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस एक ऐसी टाइप की कॉन्ट्रैक्शन है जहाँ पे आपका मसल जो है वो एक ही फेस पे रहता भैया, इसमें आपके मसल में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि मूवमेंट में डिफरेंसेस ही नहीं है, फिजिकल कोई चेंज नहीं है। जब फिजिकल कोई चेंज नहीं है इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, आइसोमेट्रिक, क्योंकि ये एक स्टैटिक इन नेचर है। ठीक है ना, स्थिर है, कोई भी तरह का बदलाव, कोई भी तरह के डिफरेंसेस, कोई भी तरह का चेंज इसमें नहीं देखने को मिलता आपके मसल जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में होती है तब भी। इसके एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। अब आप स्क्वाट्स कर रहे हो, मान लो आप वॉल स्क्वाट्स कर रहे हो, ये वॉल है, वॉल में अपने स्क्वाट्स कर रहे हो, आप ऐसे कमर लगा के बैठे हुए हो, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। प्लैंक है, लाइक मान लो आप प्लैंक कर रहे हो, ये ऐसे आप फ्लोर में और ये आपके हाथ रहे, प्लैंक कर रहे हो, वहाँ पे भी कोई मूवमेंट नहीं है, स्टिल आप फटीग आपकी अचीव हो रही है। फटीग तो अचीव हो गई ना, क्योंकि आपका मसल जो है वो अंडर स्ट्रेस है, अंडर टेंशन है। ठीक है ना, एक मूवमेंट को आपको होल्ड किया हुआ है आपने, तो लोड तो है ही है, लाइन जो आपका खुद का वेट है, जो खुद का रेजिस्टेंस है, खुद जो लोड है वो आपके इस फेज में आपके मसल के ऊपर तो काम कर रही है ना, मतलब आप अंडर टेंशन तो हो ही हो, फटीग तो एक्यूमुलेट होगी ही होगी। ठीक है, बट हाँ ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, ना तो आप बहुत ज़्यादा लेंथन फेज में हो रहे होते हो या फिर आप शॉर्टन फेज में भी एक टाइम पे नहीं जाते हो मूवमेंट के अंदर, आप एक ही फेज को मेंटेन करके रखते हो इसके अंदर। तो ये होती है हमारी आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नाम से ही पता लग रहा है, आइसो मीन सेम, मेट्रिक मीन्स लेंथ, यानी कि सेम तरह की मूवमेंट, कोई भी तरह का डिफरेंसेस नहीं आ रहा है, एंगल जो जॉइंट एंगल है उसमें भी कोई तरह का डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप मूवमेंट। अब क्वेश्चन आएगा, सर ये वाली कहाँ पे मदद करेंगी, क्या ये हमारी हाइपरट्रॉफी में मदद करती हैं, क्या ये हमारे को फ़ायदा पहुँचाएंगी हमारी मसल टॉनिंग के लिए? देखो, मसल टॉनिंग के लिए अगर देखा जाए तो कुछ हद तक इसका इम्पोर्टेंस देखा गया है। जो स्टडीज़ कंक्लूड करती हैं, जो एविडेंसेस हमारे पास इसके अंदर हैं, बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि प्लैंक एक्सरसाइजेज या वॉल स्क्वाट्स हाइपरट्रॉफी के लिए अच्छी होती हैं, मसल टॉन अप हो जाएगा। बट मैं आपको बताता हूँ, ऐसे कोई भी तरह के रिजल्ट्स, ऐसे कोई भी तरह के एविडेंसेस रिसर्चेस के अंदर नहीं देखे गए हैं कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से आपका मसल हाइपरट्रॉफी हो या आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। नो डाउट आपकी स्ट्रेंथ को स्लाइटली इंप्रूव करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का जो लोड है वो अंडर स्ट्रेस में हो, आपके मसल में स्ट्रेस पड़ रहा है और आप उस मूवमेंट को स्टेबल रखने के लिए भी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट कर रहे हो, तो स्टिल थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रेंथ के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, बट आपके मैक्सिमम स्ट्रेंथ की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं होती है ये। हाँ, अब इसमें क्या गेन कर सकते हो आप, इसमें आप इंड्योरेंस गेन कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें आप फटीग की स्टेट में काम करने की जो क्षमता है आपकी वो बढ़ जाएगी, मीन्स आपकी वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है ऐसी एक्सरसाइज। क्या बोलेंगे इसको, वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, काम करने की क्षमता को बढ़ाता है और फटीग रेजिस्टेंस को इंप्रूव करता है। फटीग रेजिस्टेंस मतलब थकावट को रेजिस्ट करने की क्षमता, थकावट को रोके रखने की क्षमता, थकावट में काम करने की क्षमता भी कह सकते हो, उस चीज को इंप्रूव करने का काम करता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है जी, तो इसलिए काम में आती है, बट बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी के लिए, बहुत ज़्यादा मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं है भैया ये। ठीक है जी,
नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस। इसेंट्रिक तो ऑब्वियसली मैंने बता ही दिया आपको। आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शंस, आइसो मीन्स होता है सेम, और काइनेटिक तो आपको बता ही दिया था मैंने, मोशन। अब भैया जो ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं ना, ये स्पेसिफिकली मशीन बेस्ड एक्सरसाइजेज होती हैं। इसको आप नॉर्मली नहीं कर सकते हो। लाइक मान लो आप स्क्वाट्स कर रहे हो, तो आप नॉर्मल स्क्वाट जो फ्री वेट स्क्वाट्स होते हैं वो नहीं कर सकते आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप किसी एक वेरिएबल को सेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो टाइम अंडर टेंशन है और आपका जो स्पीड ऑफ रेपिटेशन है, स्पीड ऑफ रेपिटेशन, इसको क्या बोला जाता है वैसे, इसको बोला जाता है टेम्पो, टेम्पो स्पीड ऑफ रेपिटेशन। ठीक है, तो इस स्पीड ऑफ रेपिटेशन है, इसको आप मेंटेन कर ही नहीं सकते हो। जैसे आपकी फटीग स्टेट बढ़ेगी, जैसे आप फटीग एक्यूमुलेट होगी, तो आपका जो चेंज है, वो डिफरेंसेस हैं टेम्पो में, वो आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप किसी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर काम नहीं कर रहे हो। जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगी तो आपका जो स्पीड ऑफ रेपिटेशन है वो बदल जाएगा। लेकिन मान लो पहला रैप जो आपने लगाया वो 3 सेकंड में कंप्लीट हो गया, दूसरा रेपिटेशन जो आपने लगाया वो 5 सेकंड में हुआ, तीसरा रेपिटेशन आपका 3 सेकंड में, 2 सेकंड में, ऐसे डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए ऐसी एक्सरसाइजेज आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर नहीं आएंगी। आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन में आप देख लो कि आपका कॉन्ट्रैक्शन तो होगा, बट आपकी स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, मोमेंट, रेंज ऑफ मोशन फुल होगा, बट आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल 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 सेम होनी चाहिए। अब ये कैसे होगा भैया, ये तभी होगा जब आप किसी मशीन बेस्ड मूवमेंट को करोगे। मशीन बेस्ड मूवमेंट कब होगी, जब कोई भी तरह की रोबोटिक चीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, रोबोटिक चीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, तो भैया उसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि आपकी साइबेक्स मशीन्स हो गई, ठीक है जी, जैसे कि आपकी ट्रेडमिल हो गई, अगर मैं आपको कॉमन एग्जांपल दूं वो हो गई। ऐसे ही बहुत सारी और एक्सरसाइजेस साइबेक्स मशीन्स डेवलप की गई हैं जिसमें रोबोटिक्स का इन्वॉल्वमेंट, इलेक्ट्रिसिटी से जो चलती हैं बेसिकली। और उन मशीन्स में क्या होता है कि आपकी स्पीड को और आपके रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन किया जाता है, उसी रेंज ऑफ मोशन पे आप काम कर सकते हो। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात, आपका जो स्पीड वेरिएबल है उसको भी आप सेट कर सकते हो। जैसे ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल में आपने स्पीड सेट करी 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड, और उसी हिसाब से आप भाग रहे हो उसमें, स्पीड के हिसाब से, है ना, स्पीड के हिसाब से ही आप टेंशन मतलब मूवमेंट जो कर पा रहे हो। ओके, और ऐसे ही बहुत सारी और भी मशीन्स होती हैं, जैसे एंटी ग्रेविटी मशीन्स हैं। बहुत सारी रिहैब एक्सरसाइजेस के लिए जो है एंटी ग्रेविटी मशीन्स बनाई गई हैं, जब आप रिहैब करते हो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। जैसे मान लो रिहैब आप किसी चीज़ की कर, नी रिहैब कर रहे हो आप, नी की, ठीक है ना, किसी को नी इशू था या ACL टीयर था, मतलब इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टीयर था, ग्रेड 3 टीयर, अभी सर्जरी हुई है, अब वो रिहैब प्रोटोकॉल में आ चुका है। रिहैब में उसके लिए एंटी ग्रेविटी मशीन्स पे एक्सरसाइजेज होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि आपके बॉडी वेट जो है, अभी आप डायरेक्टली अगर अपने अभी आपका जो ACL लिगामेंट है उसको वापस सर्जरी हुई है, उसकी ठीक हुआ है वो, अगर आप डायरेक्टली उसमें बहुत ज़्यादा लोड डाल दोगे, डायरेक्टली भागना कुछ शुरू कर दोगे, चलना शुरू कर दोगे, तो आपके जो बॉडी का वेट होगा वो उस रिहैब प्रोसेस को डिले कर देगा और इंजरी के चांसेस को भी बढ़ा सकता है। तो उस समय पर हम क्या करते हैं, एंटी ग्रेविटी मूवमेंट्स करते हैं। एंटी ग्रेविटी मशीन्स के अंदर क्या होता है, ग्रेविटेशन पुल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम भागते जब है ना, तो हमें उतना ज़्यादा हमारे नी पर लोड आता ही नहीं है। इस तरह की मशीन्स भी जो होती हैं, इनको भी जो साइबेक्स मशीन्स की कैटेगरी के अंदर ये आती हैं, और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं हमारे रिहैब प्रोटोकॉल के लिए। ठीक है, तो अच्छी एक्सरसाइजेज हम इसमें भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या गेन करेंगे, देखो इसमें क्या होता है कि आपका रिहैब के लिए, रिहैब पर्पस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें टाइम अंडर टेंशन भी मेंटेन रहेगा, और जितना आप स्पीड सेट करोगे उस स्पीड से आप मूवमेंट कर सकते हो, तो इंजरी के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं, और रिहैब के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज हो जाती हैं। ठीक है ना, जैसे आइसोटोनिक है, बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ आइसोटोनिक का। आइसोटोनिक है, ठीक है, अब आइसोटोनिक एक्सरसाइज लाइक मान लो हम कर रहे हैं बाइसेप कर्ल्स, ठीक है, बाइसेप कर्ल्स में मैंने ये लोड लिया हुआ है, ठीक है, मान लो ये 5 किलो का है। अब ये 5 kg का जो लोड मैंने लिया है ना, ये डिफरेंट एक्ट करेगा हर फेजेस में। जैसे इस फेज में डिफरेंट एक्ट कर रहा है, इस फेज में डिफरेंट एक्ट कर रहा है, इस फेज में डिफरेंट एक्ट कर रहा है। क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि जो ये लोड है, मान लो 5 किलो है ना, जब मैंने यहाँ से इसको उठाया, जब यहाँ से फोर्स जनरेट करी, तो जो ये मोमेंटम गेन करेगा, जो ये लोड मोमेंटम गेन कर रहा है, जैसे मैंने ऊपर लाया तो ये देखो हवा में है ना कुछ देर, ये देखो ये मोमेंटम इसने जो गेन करी है, तो यहाँ पे आपका लोड जो है वो डिफरेंट एक्ट कर रहा है।
इस फेज में 5 किलो जो है हो सकता है 4 किलो फील होगा आपको, 4 kg फील होगा, क्योंकि ये मोमेंटम के साथ साथ ये देखो ये हवा में है। अब यहाँ पे कम फील हो रहा है, अब जब यहाँ से जाओगे आप तो यहाँ पे ज़्यादा फील होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्टली आपके एक्ट कर रही है आपके मसल्स पे। ठीक है जी। तो इसलिए डिफरेंसेस होते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर। और एक ही केजी का वेट, जैसे 50 किलो का वेट है, वो एक जगह पे वो 48 केजी भी आपको फील हो रहा होगा, एक टाइम पे 53 केजी भी फील हो रहा होगा, तो वो आपके रिहैब के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, उससे इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। बट आइसोकाइनेटिक में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपका जो है, क्योंकि एक तो वहाँ पे क्या यूज़ होते हैं, एक तो पुली मैकेनिज्म वहाँ पे यूज़ होता है ना, और दूसरी बात वहाँ पे जो क्या यूज़ होता है कि आपका मशीन्स के साथ आप एक्सरसाइजेस करते हो, तो इसलिए आपका प्रॉब्लम के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो रिहैब के लिए वो ज़्यादा अच्छी मानी जाएंगी ये वाली एक्सरसाइजेस। बाकी वैसे भी आप टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस के हिसाब से अगर बात करो तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए हाइपरट्रॉफी के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज होती है, बट ये है कि बहुत चीप नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो नॉर्मली इतना यूज़ होती नहीं है हमारे उधर पर, कम लिमिटेड यूजेज होता है इसका, क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, अब करते हैं कॉन्क्लूड। सबसे पहले आइसोटोनिक समझे। आइसोटोनिक होती है मूवमेंट वाली, ठीक है, जिसको हम डायनेमिक कहते हैं। सो फर्स्ट हमने समझा आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है जी, इसी के अंदर आपकी दो तरह की कॉन्ट्रैक्शंस आई थी, इसमें हमने इसमें आपने कौन सी, एक कॉन्सेंट्रिक को समझा और एक हमने समझा इसेंट्रिक को। याद रखने के लिए सिंपल बता देता हूँ, ये आपका लेंथन फेज जब आपका मसल लेंथन फेज में है, स्ट्रेच्ड फेज में है, और ये आपका शॉर्टन फेज जब आपका मसल शॉर्टन फेज में है। आइसोमेट्रिक वाली जो होती है, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाली जो मूवमेंट होती है ये डायनेमिक है, इसमें कोई भी तरह के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, इसमें पॉज नहीं देखने को मिलेगा, स्टैटिक नहीं है ये। आइसोमेट्रिक जो होता है ये है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्शन जो कि आपका होल्ड वाला कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे आपका स्टैटिक इन नेचर होता है ये, और इसमें आपको ये मेक श्योर करना है, ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी तरह की मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, बट फटीग एक्यूमुलेट होता है। उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड टाइप का कॉन्ट्रैक्शन भैया। थर्ड टाइप के कॉन्ट्रैक्शन को हम बोल देते हैं आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, और आइसो का मतलब यहाँ पे है सेम, काइनेटिक का मतलब है यहाँ पे मोशन। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि आपका सेम मोशन होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इसके एग्जांपल में मैंने साइबेक्स, ट्रेडमिल, ये सब चीज़ें आपको बता दी थी ऑलरेडी। ओके, सो आज का जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो है फाउंडर्स। फाउंडर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आइसोटोनिक की बात करते हैं। आइसोटोनिक को के जो फाउंडर्स हैं इस कॉन्ट्रैक्शन के वो हैं डी लॉम। आइसोकाइनेटिक की अगर बात करें तो उसके फाउंडर है जेम्स पेरीन, और आइसोमेट्रिक की बात करें अगर हम तो इसके फाउंडर है मुलर एंड हेटिंगर। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं इनके फाउंडर्स हैं, डी लोम आइसोकाटोनिक के, आइसोकाइनेटिक के जेम्स पेरीन, और आइसोमेट्रिक के मुलर एंड हेटिंगर। सो आज के टॉपिक में हो सकता है आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ गए हो, बहुत आसान तरीके से हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इससे भी इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे आने वाले सेशंस के अंदर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।